3 नवंबर 1988 हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा सा देश जिसका नाम है मालदीव। रात अभी पूरी खत्म ही नहीं हुई थी, तभी अचानक गोलियों की आवाज ने राजधानी माले की खामोशी को चीर दिया था। सरकारी इमारतों पर हथियारबंद लोग कब्जा करने लगे, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और राष्ट्रपति को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हो चुका था। और कुछ ही घंटों में ऐसा लगने लगा कि मालदीव का लोकतंत्र अब खत्म होने वाला है। लेकिन उसी समय लगभग 2000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो आने वाले कुछ घंटों में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी विदेशी सैन्य अड्डे के भारतीय सेना को रातों रात एक दूसरे देश में उतारने का निर्णय लिया गया। यह मिशन इतना जोखिम भरा था कि अगर एक भी गलती होती तो भारतीय सैनिक समुद्र में फंस सकते थे, राष्ट्रपति की हत्या हो सकती थी और पूरा ऑपरेशन इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य विफलताओं में गिना जाता। लेकिन जो आगे हुआ उसने भारत को केवल एक पड़ोसी देश का रक्षक ही नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार साबित कर दिया। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस, एक ऐसा सैन्य अभियान जो केवल कुछ घंटों में पूरा हुआ, लेकिन जिसकी गूंज आज भी दुनिया की सैन्य अकादमियों में इसकी सुनाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने मालदीव पर हमला किया था और हमलावरों का असली मकसद क्या था? भारत ने इतनी तेजी से कार्रवाई कैसे की और क्यों आज भी ऑपरेशन कैक्टस को भारतीय सेना के सबसे साहसी अभियानों में गिना जाता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस पूरे ऑपरेशन की कहानी बिल्कुल शुरुआत से, बिना किसी जल्दबाजी के, और हर फैसले, हर जोखिम और हर मोड़ को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मालदीव एक स्वर्ग जैसा देश है, लेकिन उस टाइम अंदर ही अंदर उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। जब भी लोग मालदीव का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सफेद रेत, नीला समुद्र और आलीशान रिसोर्ट्स की तस्वीरें उभरती है। लेकिन 1988 में यही शांत दिखने वाला देश दुनिया के सबसे खतरनाक राजनीतिक संकटों में से एक का सामना करने वाला था। मालदीव हिंद महासागर में फैले लगभग 1200 द्वीपों का देश है। इनमें से केवल कुछ 100 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, जबकि बाकी छोटे छोटे टापू समुद्र में बिखरे हुए हैं। देश का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र है माले। यह राजधानी आकार में बेहद छोटी है, लेकिन यहीं से पूरे देश का शासन चलता है। सन 1980 के दशक में मालदीव की आबादी बहुत कम थी, संसाधन सीमित थे और सुरक्षा व्यवस्था भी छोटी थी। अस्थायी सेना लगभग न के बराबर थी। देश की सुरक्षा मुख्य रूप से नेशनल सिक्योरिटी सर्विस यानी एनएसएस के हाथों में थी, जो आधुनिक युद्ध के लिए तैयार सैन्य बल नहीं था। यही कमजोरी आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर राजनीतिक संकट के केंद्र में एक चेहरा होता है, और इस कहानी में भी वही चेहरा था, और उस चेहरे का नाम था राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम। यानी उस टाइम पे मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो थे मोमुन अब्दुल गयूम। सन 1978 में गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों पर काम किया था। उनके समर्थक उन्हें आधुनिक मालदीव का निर्माता मानते थे, लेकिन उनके विरोधियों का आरोप था कि सत्ता धीरे धीरे कुछ लोगों तक सीमित होती जा रही है। राजनीतिक असंतोष बढ़ने लगा। देश छोटा था, इसलिए हर राजनीतिक हलचल का असर पूरे राष्ट्र पर दिखाई देता था। इसी माहौल में कुछ ऐसे लोग सामने आए जो लोकतांत्रिक बदलाव नहीं बल्कि हथियारों के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते थे। अब कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मालदीव और भारत के रिश्ते कैसे हैं। दोस्तों, आगे जो कुछ होने वाला था उसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भारत इस कहानी का इतना महत्वपूर्ण किरदार क्यों बना।
भारत और मालदीव के संबंध दशकों से मित्रतापूर्ण रहे हैं। भौगोलिक रूप से मालदीव भारत के समुद्री पड़ोस में स्थित है। हिंद महासागर में उसकी स्थिति अत्यंत रणनीतिक मानी जाती है। जो भी शक्ति इस क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ाती है वह समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर भी असर डाल सकती थी। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र को अपनी सामरिक प्राथमिकताओं का हिस्सा मानता था। दोनों देशों के बीच विश्वास था, नियमित संपर्क था और संकट की स्थिति में सहयोग का आधार पहले से ही मौजूद था। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह भरोसा इतनी जल्द और इतनी कठिन परीक्षा से गुजरेगा। देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां अस्थिरता फैलती है वहां सरकारें अचानक नहीं गिरती, उनके खिलाफ महीनों तक योजनाएं बनती हैं और मालदीव में भी ठीक यही हो रहा था। राष्ट्रपति गयूम के कुछ विरोधी विदेश में रह रहे थे और उनमें से कुछ का मानना था कि केवल राजनीतिक विरोध से सत्ता बदलना संभव नहीं है। उन्होंने हथियारबंद सहायता लेने का निर्णय लिया। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन प्लोटे का। प्लोटे का पूरा नाम था पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलाम। यह संगठन श्रीलंका के गृह युद्ध के दौर में सक्रिय था और उसके पास प्रशिक्षित लड़ाके मौजूद थे। कुछ मालदीवी षड्यंत्रकारियों ने इन्हीं लड़ाकों की मदद लेने का फैसला किया। योजना बेहद सीधी लेकिन खतरनाक थी। समुद्र के रास्ते माले पहुंचना, सरकारी इमारतों पर कब्जा करना, राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना और कुछ घंटों के भीतर नई सरकार की घोषणा कर देना, ये उनकी पूरी योजना में शामिल थी। क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मालदीव की छोटी सुरक्षा व्यवस्था इस हमले को रोक नहीं पाएगी और अगर राष्ट्रपति उनके हाथ लग जाते तो शायद दुनिया के सामने एक नई सरकार पेश कर दी जाती। इस कहानी में अब हम जानते हैं कि यह हमले की तैयारी हुई कैसे। दोस्तों, साजिश अब केवल कागजों पर नहीं थी, हथियार जमा हो चुके थे, लोग चुन लिए गए थे और समुद्र की ओर बढ़ने का समय भी आ चुका था। हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश की। वे समुद्री जहाज के जरिए मालदीव की ओर बढ़े। उनके पास आधुनिक हथियार थे, स्पष्ट लक्ष्य था और समय भी तय था। उन्होंने इस तरह योजना बनाई थी कि राजधानी पर हमला इतनी तेजी से की जाए कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया भी ना दे सके। उन्हें लगता था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा और मालदीव उनके कब्जे में आ जाएगा और फिर एक नई सरकार की वो गठन कर देंगे। लेकिन वे एक बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि अगर राष्ट्रपति बच निकले तो वे किसी भी मित्र देश से मदद मांग सकते थे और यही एक संभावना आगे चलकर पूरी कहानी में बदलने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने दूसरे देश में जा करके और वहां पे जो सैन्य ऑपरेशन कुछ ही घंटों में किया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। 3 नवंबर 1988 की सुबह होने से कुछ पहले समुद्र की लहरों को चीरता हुआ हथियारों से भरा जहाज माले की ओर बढ़ रहा था। राजधानी अब भी सो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में गोलियों की आवाज पूरे देश की किस्मत बदलने वाली है। उधर राष्ट्रपति गयूम को भी अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि उनकी तलाश में दर्जनों हथियारबंद लड़ाके शहर में फैलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या मालदीव की छोटी सुरक्षा टुकड़ी इस हमले को रोक पाएगी या कुछ ही घंटों में पूरा देश तख्ता पलट करने वालों के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इतिहास केवल एक दिन में नहीं बदलता बल्कि कुछ मिनटों में बदल जाता है। 3 नवंबर 1988 की सुबह भी ऐसे ही था। जब अधिकांश लोग अपने ही घरों में नींद में थे, उसी समय समुद्र के अंधेरे को चीरते हुए हथियारबंद लोग गुपचुप तरीके से राजधानी माले के करीब पहुंच चुके थे और उनका लक्ष्य केवल हमला करना नहीं था, उनका उद्देश्य था पूरा देश की सत्ता पर कब्जा करने का। अगर उनकी यह योजना सफल हो जाती तो सूरज एक नए मालदीव पर उगता। अब जानने वाली बात यह है कि जो हमलावर मालदीव के राजधानी तक पहुंचे
आखिर वो पहुंचे कैसे, किस जहाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। दोस्तों, हमलावर एक व्यापारी जहाज की आड़ में मालदीव तक पहुंचे थे। वे साधारण यात्रियों की तरह नहीं आए थे। उनके पास असॉल्ट राइफलें, गोला बारूद और पहले से तैयार कार्रवाई की योजना थी। राजधानी के पास पहुंचते ही वे छोटी नौकाओं में सवार होकर तेजी से किनारे की ओर बढ़े। उनका हर कदम समय के हिसाब से तय था। जितनी देर सरकार को समझने में लगती, उतनी देर में वे सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहते थे। लेकिन अब माले की शांत गलियां कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र में बदलने वाली थी। जैसे ही हमलावर शहर में दाखिल हुए, उन्होंने अलग अलग समूहों में बंटकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सरकारी इमारतों पर हमला हुआ, सुरक्षा बलों पर अचानक गोलियां बरसाई गई, टेलीफोन और संचार व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की गई ताकि सरकार बाहरी दुनिया से संपर्क न कर सके। सड़कों पर भगदड़ मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कोई आतंकी हमला है या गृह युद्ध, या फिर विदेशी सेना ने उन पर हमला कर दिया है। फिर कुछ ही मिनटों में राजधानी के कई हिस्सों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी और हमलावरों का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था वो थे राष्ट्रपति गयूम। किसी भी तख्ता पलट की सफलता एक व्यक्ति पर निर्भर करती है, यानी वो राष्ट्रपति थे, और हमलावर यह बात अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उनका जो मेन लक्ष्य था वो था राष्ट्रपति को कब्जे में लेना। हमले का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था, राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को पकड़ना, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति सुरक्षित रहते तब तक कानूनी सरकार भी जीवित रहती। हमलावर राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गयूम समय रहते वहां से निकल चुके थे। अब शुरू हुआ एक खतरनाक पीछा। राष्ट्रपति लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। वे एक सुरक्षित स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान जाते रहे ताकि हमलावर उनकी सही लोकेशन का पता न लगा सके। यह केवल भागना नहीं था, यह पूरे राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की कोशिश थी उनकी। लेकिन ये एक बात मानने वाली थी कि राष्ट्रपति का जो इरादा था वो बिल्कुल मजबूत था, लेकिन एक कमी भी थी, वो थी कमजोर सुरक्षा। संख्या कम होने का मतलब हमेशा हार नहीं होता। मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के जवानों की संख्या बहुत ही कम थी। उनके पास भारी हथियार भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने राजधानी के कई हिस्सों में हमलावरों को रोकने की कोशिश जारी रखी। हर मिनट उनके लिए कीमती था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राष्ट्रपति कुछ और समय तक सुरक्षित रहे तो शायद मदद पहुंच सकती है। यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि समय खरीदने के लिए लड़ी जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसियां थी, देश के बाहर मदद की तलाश कर रही थी। जब अपने संसाधन कम पड़ जाए तब असली परीक्षा रिश्तों की होती है। राष्ट्रपति गयूम लगातार अपने विश्वसनीय अधिकारियों के संपर्क में थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता मांगने का निर्णय लिया। विभिन्न देशों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। समय बहुत कम था, हर बीतता मिनट हमलावरों के पक्ष में जा रहा था। लेकिन एक देश ऐसा था जो सबसे करीब भी था और सबसे भरोसेमंद भी, वो था भारत, जो कि माले से हजारों किलोमीटर दूर था। लेकिन उस समय नई दिल्ली में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसा फोन आने वाला था जो भारतीय सैन्य इतिहास की दिशा बदल देगा। भारत सरकार को मालदीव से तत्काल सहायता का अनुरोध मिला। संदेश स्पष्ट था, राजधानी पर हमला हो चुका है और राष्ट्रपति खतरे में है। अगर तुरंत मदद नहीं पहुंची तो लोकतांत्रिक सरकार गिर सकती है। स्थिति केवल मालदीव तक सीमित नहीं थी। अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो हिंद महासागर की सामरिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती थी। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि मदद करनी चाहिए या नहीं। सवाल था, क्या भारत समय रहते पहुंच पाएगा? दिल्ली में तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। राजनीतिक नेतृत्व, सैन्य अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ एक साथ जुटे। हर किसी के सामने एक ही चुनौती थी। मालदीव भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। वहां कोई भारतीय सैन्य अड्डा भी मौजूद नहीं था, ना पहले से सैनिक मौजूद थे,
और न ही ऑपरेशन की कोई पूर्व योजना थी। तो ऐसे कई सारे संकट दिखाई दे रहे थे कि अगर सैनिक भेजने का फैसला लिया जाता है तो उन्हें कुछ ही घंटों में तैयार होकर उड़ान भरनी पड़ती। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी। लेकिन कहते हैं ना कि कागज पर यह योजना जितनी आसान दिखती थी, वास्तविकता उससे कहीं अधिक खतरनाक थी। रात के अंधेरे में सैनिकों को ऐसे हवाई अड्डे पर उतरना था जिसकी सुरक्षा की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट ही नहीं थी। ऐसे में फैसला लेने वालों के मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे, जैसे अगर रनवे पहले ही हमलावरों के कब्जे में होता तो, अगर विमान उतरने से पहले उस पर हमला हो जाए तो, अगर राष्ट्रपति मारे जा चुके हो तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही विफल हो सकता था। लेकिन हर जोखिम के बावजूद एक निर्णय लिया गया, भारत पीछे नहीं हटेगा। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी को एक ऐसा फैसला लेना था जिसमें समय बहुत ही कम था और ऑपरेशन को नाम मिला। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को तुरंत सतर्क किया गया। विशेष रूप से पैराट्रूपर्स को तैयार रहने का आदेश मिला। भारी सैन्य परिवहन विमान तैयार किए जाने लगे। घंटों का काम मिनटों में किया जा रहा था। यहीं से जन्म हुआ उस मिशन का जिसे इतिहास आज ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानता है। उधर माले की सड़कों पर गोलियां अब भी चल रही थी और राष्ट्रपति गयूम लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। हमलावरों को भरोसा था कि जीत अब केवल कुछ ही कदम दूर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय भारत के एक सैन्य अड्डे पर पैराट्रूपर्स अपने हथियार पहन चुके थे। विशाल IL-76 विमान रनवे पर तैयार खड़े थे। इंजन गरजने लगे थे और कुछ ही पलों में भारतीय इतिहास के सबसे साहसी एयरबोर्न मिशनों में से एक शुरू होने वाला था। राजीव गांधी को शायद ये नहीं पता था कि उनका ये फैसला आगे चलकर पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ फैसले राजनीति से नहीं, इतिहास से जुड़े होते हैं, और यही राजीव गांधी ने ऐसा करके दिखा दिया। 3 नवंबर 1988 की उस दोपहर नई दिल्ली में लिया गया फैसला केवल मालदीव की मदद का निर्णय नहीं था, बल्कि पूरे हिंद महासागर को यह संदेश था कि भारत अपने पड़ोस में अस्थिरता को चुपचाप नहीं देख सकेगा। लेकिन फैसला लेना सबसे आसान हिस्सा था और उसे कुछ घंटों के भीतर सफल बनाना असली चुनौती। भारतीय सेना ने तत्काल अपनी सबसे प्रशिक्षित एयरबोर्न यूनिटों को अलर्ट किया। विशेष रूप से पैराशूट रेजिमेंट के जवानों को तुरंत तैयार रहने का आदेश मिला। उनके पास अभ्यास का समय नहीं था, नक्शे सीमित थे, जमीन की वास्तविक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें सैनिकों को उड़ान के दौरान ही उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अपनी रणनीति बनानी थी। हर जवान जानता था कि वह किसी अभ्यास में नहीं, बल्कि एक वास्तविक विदेशी सैन्य अभियान में जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, युद्ध में कई बार गोलियों से पहले घड़ी जीतती है। भारतीय वायुसेना के विशाल IL-76 परिवहन विमान तेजी से तैयार किए गए। सैनिकों के हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण और आवश्यक सामग्री विमान में लोड किए जाने लगे। ग्राउंड क्रू बिना रुके काम कर रहा था। हर मिनट की देरी का मतलब था कि माले में राष्ट्रपति की स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती थी। उस रात एयरबेस पर मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि यह केवल एक उड़ान नहीं थी, बल्कि एक पूरी राष्ट्र की उम्मीद लेकर जाने वाला एक मिशन था, जिसकी दूरी तय होने वाली थी 2000 किलोमीटर, यानी नई दिल्ली से 2000 किलोमीटर। विमान उड़ चुका था, लेकिन किसी को यह यकीन नहीं था कि उतरते समय उनका स्वागत रनवे करेगा या गोलियां। भारतीय सैनिकों ने लंबी उड़ान शुरू की। विमान के भीतर असामान्य शांति थी, कोई अनावश्यक बातचीत नहीं। हर जवान अपने हथियार, उपकरण और आने वाले मिशन के बारे में सोच रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि हुले एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। अगर रनवे पर दुश्मनों का कब्जा होता तो विमान उतरना लगभग असंभव हो सकता था। ऐसी स्थिति में पूरी योजना बदलनी पड़ती।
लेकिन समय इतना कम था कि जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। लेकिन जब भारतीय विमान आसमान में थे, उसी समय माले की सड़कों पर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। हमलावर अब भी राष्ट्रपति की तलाश कर रहे थे। वे सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश में लगे थे। कुछ स्थानों पर सुरक्षा बलों ने उन्हें रोके रखा था, लेकिन संसाधन सीमित थे। राष्ट्रपति गयूम लगातार सुरक्षित स्थान बदल रहे थे। उनके संपर्क अधिकारी भारत के साथ संवाद बनाए हुए थे। हर नया संदेश एक ही बात कह रहा था, जल्दी पहुंचिए, समय हमारे खिलाफ है। इन सारे चीजों के होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा था कि अगर यह लैंडिंग असफल होती तो शायद ऑपरेशन कैक्टस कभी सफलता की कहानी नहीं बनता। आखिरकार भारतीय विमान मालदीव के हवाई क्षेत्र में पहुंचे। रात का अंधेरा गहरा था। पायलटों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या रनवे सुरक्षित है? अंतिम क्षणों तक स्थिति का आकलन किया गया, फिर निर्णय लिया गया, विमान उतरेगा। कुछ ही पलों बाद विशाल IL-76 ने सफलतापूर्वक हुल-हुले एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, यहीं से पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल गई। क्योंकि जिस धरती पर कुछ घंटे पहले हमलावर उतरे थे, अब उसी धरती पर भारतीय पैराट्रूपर्स उतर चुके थे। विमान का दरवाजा खुला, सैनिक तेजी से बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट को सुरक्षित किया गया। अब अगली चुनौती सामने थी, हुल-हुले एयरपोर्ट और राजधानी माले के बीच समुद्र दूरी। दोनों एक ही द्वीप पर नहीं थे। इसका मतलब था कि भारतीय सैनिकों को पहले समुद्र पार करना होगा, तभी वे राजधानी पहुंच पाएंगे। योजना का यह हिस्सा भी उतना ही कठिन था जितनी हवाई लैंडिंग। लेकिन कहते हैं ना, युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता, कभी कभी कुछ किलोमीटर का समुद्र भी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भारतीय सैनिकों ने उपलब्ध नौकाओं और स्थानीय साधनों का उपयोग करते हुए तेजी से माले की ओर बढ़ना शुरू किया। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, सबसे पहले राष्ट्रपति को सुरक्षित करना, दूसरा सरकारी संस्थानों पर नियंत्रण बहाल करना और तीसरा हमलावर को भागने का अवसर न देना। हर दस्ता अलग अलग दिशा में बढ़ रहा था। कार्रवाई तेज थी, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित थी, क्योंकि राजधानी में आम नागरिक भी मौजूद थे। लेकिन अब तक हमलावर केवल मालदीव की छोटी सुरक्षा टुकड़ी से लड़ रहे थे। लेकिन अब उनके सामने दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक सामने खड़ी थी, और वो थी भारतीय सेना। भारतीय सैनिकों ने राजधानी में प्रवेश करते ही महत्वपूर्ण स्थानों की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ इलाकों में हमलावरों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कार्रवाई बेहद तेज, संगठित और निर्णायक थी। सैनिक पहले से तय लक्ष्य पर बढ़ते जा रहे थे। इस सरकारी इमारतों को सुरक्षित किया जाने लगा और राष्ट्रपति की संभावित लोकेशन तक पहुंचने के विशेष दल भेजे गए। अब हमलावरों को पहली बार महसूस हुआ कि उनका पूरा ऑपरेशन हाथ से निकल सकता है। जो कुछ ही घंटों पहले तक माले पर कब्जा करने का सपना देखने वाले हमलावर अब पीछे हटने लगे थे। भारतीय सैनिक तेजी से राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। राष्ट्रपति गयूम तक पहुंचने की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कई हमलावर राष्ट्रपति को पकड़ने में असफल होने के बाद बंधकों को साथ साथ लेकर समुद्र के रास्ते भागने की तैयारी कर चुके थे। उन्हें लगता था कि एक बार खुला समुद्र मिल गया तो कोई उनका पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हिंद महासागर में अब भारतीय सेना भी उनकी तलाश में निकल चुकी थी। जो कुछ घंटे पहले तक माले की सड़कों पर गोलियां गूंजती थी, अब उन्हीं गलियों में भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या राष्ट्रपति जिंदा है और वो सुरक्षित है या नहीं? भारतीय पैराट्रूपर्स ने शहर के संवेदनशील इलाकों की घेराबंदी शुरू कर दी। सरकारी भवनों, संचार केंद्रों और प्रमुख चौराहों पर तेजी से नियंत्रण स्थापित किया गया। मालदीव की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के जवान भी भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर कार्रवाई करने लगे। अब लड़ाई का पलड़ा पूरी तरह बदल चुका था। हमलावरों की शुरुआती बढ़त अब खत्म हो रही थी, जबकि भारतीय बल
हर मिनट अपना नियंत्रण मजबूत करते जा रहे थे। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका संवैधानिक नेतृत्व होता है, और जब तक राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं मिलते, मिशन अधूरा माना जाता। भारतीय विशेष दल उन स्थानों तक पहुंचे जहां राष्ट्रपति के छिपे होने की सूचना मिलती जा रही थी। लगातार बदलती लोकेशन और सीमित संचार के कारण यह आसान नहीं था। आखिरकार भारतीय सैनिक राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम तक सुरक्षित पहुंचने में सफल रहे। उन्हें सुरक्षित घेरे में लिया गया। यही वो क्षण था जब तख्ता पलट की पूरी योजना लगभग विफल हो चुकी थी, क्योंकि अब वैध सरकार सुरक्षित थी और भारतीय सेना राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं हार मानना और भाग जाना दोनों अलग बातें हैं, और हमलावरों ने दूसरा रास्ता चुना। जब उन्हें समझ आ गया कि माले पर नियंत्रण बनाए रखना अब संभव नहीं है, तब उन्होंने भागने की योजना बनाई। कुछ हमलावर बंदूक की नोक पर लोगों को बंधक बनाकर एक जहाज की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य था समुद्र के रास्ते मालदीव से निकल जाना। उन्हें विश्वास था कि खुले समुद्र में पहुंचने के बाद उनका पीछा करना लगभग असंभव होगा। लेकिन उन्होंने भारत की तीनों सेनाओं के समन्वय का सही अनुमान नहीं लगाया था। माले की लड़ाई खत्म हो रही थी, लेकिन समुद्र में एक नया शिकार शुरू हो चुका था। भारतीय नौसेना को तुरंत सूचना भेजी गई कि हमलावर एक जहाज से भाग रहे हैं। नौसेना के युद्धपोतों को संभावित मार्ग की ओर बढ़ने का आदेश मिला। समुद्र में पीछा करना जमीन पर पीछा करने जैसा नहीं होता। यहाँ कोई सड़क नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, केवल विशाल जलराशि होती है। गलत दिशा चुनने का मतलब था अपराधी हमेशा के लिए बच सकते थे, और हमलावरों को लग रहा था कि वे बच निकलेंगे यहाँ से। लेकिन हिंद महासागर अब उनका सुरक्षित रास्ता नहीं रहा था। भारतीय नौसेना ने उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर संभावित समुद्री मार्गों का विश्लेषण किया। युद्धपोत तेजी से आगे बढ़े। कुछ समय बाद भाग रहे जहाज का पता लगा लिया गया। नौसेना ने उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन जहाज ने आत्मसमर्पण नहीं किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद भारतीय नौसेना ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए जहाज को रोक लिया। बंधकों को सुरक्षित निकाला गया और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के साथ तख्ता पलट की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई। इसलिए कहते हैं इतिहास केवल जीत को याद नहीं रखता, वह यह भी याद रखता है कि जीत कितनी जल्द हासिल की गई। ऑपरेशन कैक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गति थी। मदद की अपील मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने निर्णय लिया, सैनिक तैयार किए, लंबी दूरी की उड़ान भरी, राजधानी को सुरक्षित किया, राष्ट्रपति को बचाया और भागते हुए हमलावरों को समुद्र में पकड़ भी लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने इसे आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे प्रभावशाली त्वरित प्रतिक्रियाओं में शामिल किया। इस अभियान ने यह दिखाया कि यदि राजनीतिक निर्णय स्पष्ट हो और तीनों सेनाएं एक साथ काम करें, तो सीमित समय में भी अत्यंत जटिल मिशन भी सफल हो सकते हैं। यानी कभी कभी एक सैन्य अभियान केवल युद्ध नहीं जीतता, बल्कि विश्वास भी जीतता है। ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद क्षेत्रीय शक्ति के रूप में और मजबूत हुई। मालदीव ने खुलकर भारत का आभार व्यक्त किया। इसलिए कहते हैं हर युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध भविष्य को तैयार करने के लिए भी होते हैं। ऑपरेशन कैक्टस ने भारतीय सेनाओं को कई महत्वपूर्ण अनुभव दिए, जैसे तेज निर्णय लेने की क्षमता, तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय, लंबी दूरी पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन की उपयोगिता, विदेशी भूमि पर सीमित समय में लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति, बंधक संकट और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया का महत्व है। इन्हीं अनुभवों ने आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य योजना और संयुक्त अभियानों की सोच को और अधिक परिपक्व बनाया।
ऑपरेशन कैक्टस केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह समय, साहस और विश्वास की परीक्षा थी। जब मालदीव ने मदद के लिए पुकार लगाई, तब भारत ने यह नहीं पूछा कि लाभ क्या होगा। उसने यह देखा कि एक मित्र राष्ट्र संकट में है, और कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिक हजारों किलोमीटर दूर पहुंचे, लोकतांत्रिक सरकार को बचाया, निर्दोष नागरिकों की रक्षा की और हमलावरों की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। यही कारण है कि ऑपरेशन कैक्टस आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक मिसाल माना जाता है, जहां गति, रणनीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैनिकों का साहस चारों एक साथ दिखाई देते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी देश की असली ताकत केवल उसके हथियारों में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। 3 नवंबर 1988 की वह रात बीत गई, गोलियों की आवाजें शांत हो गई, लेकिन ऑपरेशन कैक्टस ने दुनिया को एक संदेश हमेशा के लिए दे दिया कि जब भी हिंद महासागर में लोकतंत्र पर संकट आएगा, तब भारत केवल देखेगा नहीं, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करेगा। ऑपरेशन कैक्टस भारत का पहले विदेशी सैन्य हस्तक्षेप नहीं था, और नहीं ये आखिरी। इसके बाद भी भारतीय सेनाओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई मिशन पूरे किए जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।